Hello students, good morning all of you. So today we are going to discuss some most important questions for class 12 board exam. So let's start. A solution containing a solution containing a solution containing two liquids A and B show a positive deviation from Raoult's law. आपको पूछा है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर टू लिक्विड्स हैं ए एंड बी जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इनमें से कौन सा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है? ए एंड बी इंटरैक्ट आर स्ट्रॉन्गर, वो इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी इंटरेक्शंस। AB interactions are weaker than AA and BB interactions. पॉजिटिव डेविएशन शो कब करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो तब करेगा जब आपका जो AB इंटरेक्शन है ना, जो बनने वाला है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीकर होगा इन कंपैरिजन टू AA एंड BB इंटरेक्शन। तो आपका कैसा शो करेगा? वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो AB interactions are weaker than AA and BB interactions. The solution forms an ideal solution. द सॉल्यूशन इज नॉन वॉलेटाइल। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो याद रखना, जब आपके ए बी इंट्रैक्शंस वीकर होंगे इन कंपैरिजन टू ए एंड बी इंट्रैक्शन तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहां से आपका बी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the molarity of solution is defined as, what is molarity? Molarity is what? Number of moles. Molarity क्या होता है बेटा? Number of moles, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मोलरिटी। नाउ कम टू द ऑप्शंस। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं per liter of the solution is called molarity, right? And it is represented by capital M and unit की भी यहाँ पे बात करें तो moles per liter, ये आपकी यूनिट होती है मोलरिटी। Is it clear? Now next question, the Wonta factor for K4FeCN का whole 6 in an aqueous solution है। आपको वोंटा फैक्टर बताना है। कैसे निकालते थे वोंटा फैक्टर? वोंटा फैक्टर आई जो होता है वो कैसे निकालते हैं? आई निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय number of moles of solute before dissociation, राइट? इस तरीके से आप वोंटा फैक्टर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, पहले इसको डिसोशिएट करते हैं। आपका फॉर्मूला है K4FeCN का होल 6। इसको जब आप डिसोशिएट करोगे तो होगा ये 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, राइट? ये आपका इस तरीके से होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन? 4 + 1 5। तो आई के फॉर्मूले में जब पुट करोगे आप तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 4K प्लस है 1 आपके FeCN 6 है। तो ये कितना होगा आपका 5 डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से आपका 5। देख लीजिए आंसर कितना आएगा आपका यहाँ से 5। तो वोंटा फैक्टर फॉर K4FeCN, वो K4FeCN इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यस, द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट। मैं आपको क्लास में भी बहुत बार बताया हुआ है, मैं आपको फिर से यहाँ बता देती हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको आएगा। कोई भी रिएक्शन का आपको क्या दे रखा होगा, ऑर्डर दे रखा होगा, उसके लिए रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट पूछी जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला आप याद रख लो, आपसे किसी की भी यूनिट पूछी जाए आप इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल डिवाइडेड बाय लीटर राइज टू द पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, और यहाँ पे आएगा आपका सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आप सारे के यहाँ पे यूनिट्स निकाल सकते हो। आपसे किससे पूछिए, जीरो ऑर्डर के लिए पूछिए। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और याद रखोगे, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, एन होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो वैल्यू, देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जीरो के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मोल डिवाइडेड बाय लीटर राइज टू द पावर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस जीरो मीन्स 1, तो मोल की पावर 1, लीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, और यहां से हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स एज इट इज। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो आप ध्यान रखोगे, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सीखना है, इनसे क्वेश्चनों से सीखना है, और उसको जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो उन पे अप्लाई करके देखना है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a reaction is first order in A and second order in B, the rate law पूछना है आपसे, रेट लॉ। अच्छा, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आप देखोगे, फॉर एग्जांपल हम कोई रिएक्शन कंसीडर कर लेते हो, A प्लस बी से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिला है आपको, राइट। ये मैंने कोई रिएक्शन को एज्यूम किया हुआ, लेट्स एज्यूम यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने एज्यूम की हुई है, ए प्लस बी, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला है, मुझे इसके लिए रेट लॉ लिखना है, राइट। रेट लॉ, रेट लॉ, आपको रेट लॉ जब भी लिखना है तो कैसे लिखते हैं रेट लॉ, रेट लॉ लिखा जाता है जो रेट आपकी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे बेटा। अच्छा, यहां से भी एक चीज देख सकते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ROR, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख रहे हैं शॉर्ट में, ROR। तो ROR होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के कुछ कंसंट्रेशन की पावर लगा दो आप, है ना। इस तरीके से हम रेट लॉ लिखते हैं, किसी भी इक्वेशन के लिए जो रेट लॉ लिखा जाता है उसका मेथड ये होता है। यहां से हम ROR को क्या बोल सकते हैं कि ROR इज इक्वल टू, एक डायरेक्टली के साइन को हटा के क्या करेंगे हम यहाँ पे के इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, राइज टू द ए टू द राइट, ए राइज टू द पावर x एंड b राइज टू द पावर y, राइट। यहां से आपको देखना है कि व्हाट इज a, x एंड y। तो यहां से देख सकते हो आप, x and y is, x and y is order of reaction, order of reaction, x y क्या है यहां से, order of reaction, और ओवरऑल ऑर्डर है ना, तो ओवरऑल ऑर्डर अगर हमें निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो, ओवरऑल ऑर्डर आप क्या कर दो, x प्लस y कर दो यहां से, तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा आपका निकल के। अगर मुझे निकालना है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, जो इसकी पावर है, तो विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, x, यहीं से विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, अगर मुझे b निकालना है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ से b, y सॉरी। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा बेटा, x प्लस y, दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो यहां से देख सकते हो इस तरीके से हम रेट लॉ लिखते हैं। आपसे पूछा है कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 1 और सेकंड ऑर्डर है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के पावर की वैल्यू वाई की गिवन है आपको, क्या है आपको यहाँ पे सेकंड गिवन है। तो आपसे रेट लॉ पूछा है, तो रेट कैसे लिखेंगे हम यहाँ से, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2, ऐसे लिखा जाएगा इसके लिए रेट जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1 को हम बहुत बार रिप्रेजेंट नहीं करते, तो 1 को यहां से हम हटा देंगे। इज इट क्लियर? ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो चुका है जब आपके ए के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है, ए के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है आपका, और बी के रेस्पेक्ट में कैसा है बेटा, बी के रेस्पेक्ट में ये कैसा है, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपको देखना है, देख लीजिए ध्यान से। आपको यहाँ पे किसी भी रिएक्शन के लिए अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर फर्स्ट और बी की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन टू बी डिकम्पोज। ये आपका न्यूमेरिकल से है, देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप देख सकते हो यहां से, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मुझे टी हाफ निकालना है तो टी 1/2 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये आपके टी हाफ का फॉर्मूला होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ का फॉर्मूला है आपके सामने फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। लेकिन मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर लिखना चाहूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अगर मैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना चाहूं तो यहां से होता है आपका के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 80। ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दो इक्वेशन है जो आपको याद रखनी। यहाँ हमको जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा, उसमें कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब यहां से हम देखेंगे कि हमें क्या गिवन है और क्या पूछा है। तो टी हाफ तो आपको गिवन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना, 20 मिनट। अब आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन टू बी डिकम्पोज। मतलब अगर हमें रिएक्टेंट को 75% तक डिकम्पोज करना है, रिएक्ट करवाना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। आपसे टी पूछा है, टी हाफ देके आपसे टी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक टी का एक फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाओगे आप टी का फॉर्मूला, देखिए यहां से अगर मैं टी का फॉर्मूला बनाऊं तो टी इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा, टी इजिकल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 80, राइट। ए नॉट डिवाइडेड बाई 80 आप सबको मालूम है, हम क्लास में बता चुके हैं। व्हाट इज ए नॉट, ए नॉट होती है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। और यहाँ पे 80 जो है दैट इज कंसंट्रेशन एट टाइम टी, बोले तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो। क्या है यहाँ पे, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ए नॉट क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं के मुझे मिल जाए तो मैं टी निकाल सकती हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है। के कहां से निकालोगे आप, टी हाफ दे रखा है तो आप के निकाल सकते हो। तो आप किस तरीके से करोगे इसको, देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे टी हाफ गिवन है ना, 1/t इक्वल टू कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो टी हाफ गिवन है आपको 20 मिनट, तो के निकाल सकते हो ना आप यहाँ से। अगर आपको टी हाफ गिवन है तो आप के निकाल सकते हो। किस तरीके से, के को इधर ले जाओ तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 20। ये हमारा के आ गया, ये क्या आ गया आपका, के आ गया। इस के की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से हम टी निकाल देंगे। तो t इक्वल टू 2.303, ये आपकी इक्वेशन थी, डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 80। ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए
T इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाय ये आपकी है 0.693 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 20 लॉग ए नॉट। ए नॉट कितना मानोगे आप? ए नॉट कुछ नहीं दे रखा तो हम 100 मान लेंगे डिवाइडेड बाई 80 बोले तो रिमेनिंग, अगर आपकी 75% कंप्लीट हो चुकी है तो रिमेनिंग कितनी है? 25%। रिमेनिंग कितना बेटा? 25%। यहां से आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपसे टी निकालेंगे यहां से 2.303 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.693 लॉग 4। आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से जो आपका आंसर आएगा ना, यहां से जो आपका आंसर आएगा दैट इज 40 मिनट। कितना आएगा? 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर आपको यही फॉलो करना है, इसी तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं चीजों को। आपको ये पूरा रिवाइज होना चाहिए, पूरा आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये सबको पता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, इसी को हम एसएचई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे मानते हैं इसको? एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। और इसकी जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 0 होती है। तो यहां से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द नॉर्म्स इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट। आप सबको पता है नॉर्म्स इक्वेशन क्या होती है और किसके लिए यूज की जाती है। तो देखिए बेटा, नॉर्म्स इक्वेशन होती क्या है एक्चुअली? नॉर्म्स इक्वेशन होती है आपकी, यस, नॉर्म्स इक्वेशन होती है ई, या आप इसको कैपिटल ई ही लिखेंगे। कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है आपका ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग, यहाँ पे आता है आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन राइज टू द पावर सम कोफिशिएंट्स। राइट, ये आपकी नॉर्म्स इक्वेशन है। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज क्या है। यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, एट एनी कंसंट्रेशन एंड एट एनी टेम्परेचर। ये होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है आपको यहाँ पे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां से आपसे पूछा गया कि किसके कैलकुलेट करने में हम यूज करते हैं नॉर्म्स इक्वेशन को। तो नॉर्म्स इक्वेशन का जो यूज करते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करते हैं। देख लीजिए, गिव से फ्री एनर्जी नहीं हो सकता। सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, यस, दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन सेल पोटेंशियल एंड दिस इज द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ई। रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता, पीएच बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्म्स इक्वेशन को रिवाइज भी किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl प्रोड्यूस, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl प्रोड्यूस, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो होती है उसमें अगर हम मोल्टन NaCl डाल दें इस तरीके से, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें अगर मैं यहाँ पे मोल्टन NaCl डाल देती हूँ, राइट, कैसा है यहाँ पे? मोल्टन NaCl मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, राइट, मोल्टन NaCl। तो ये पूछ रहा है कि अगर आपका ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो आपका कैथोड है, राइट, और ये वाला इलेक्ट्रोड है आपका एनोड है। आपको बताना है कि सॉल्यूशन से जो Na+ और Cl- है, Na+ जाके कहां डिपोजिट होगा और Cl- जाके कहां डिपोजिट होगा। तो देखिए, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये आप याद रखोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के अंदर हमारा यहाँ पे जो एनोड होता है, एनोड होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, राइट, पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे जो आपका कैथोड होता है, कैथोड जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो ये कैसा होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज होता है, ये आप याद रखोगे। तो आप देख लीजिए NaCl के अंदर क्या है? Na+ है
और Cl माइनस है, तो प्लस वाला कहाँ जाना चाहेगा, कैथोड पे, और माइनस वाला कहाँ जाना चाहेगा, एनोड पे। तो इस पे तो आपको मिलेगी Cl2 गैस, इस इलेक्ट्रोड पे आपको क्या मिलेगी, Cl2 गैस मिलेगी, राइट, एनोड पे। और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, यहां से Na मेटल के फॉर्म में मिलेगा। Na किसके फॉर्म में मिलेगा, मेटल के फॉर्म में मिलेगा। तो Na तो एट कैथोड मिलेगा और Cl2 किस पे मिलेगी, आपके एनोड पे मिलेगी। नेक्स्ट, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपको कंपाउंड गिवन है जिसका आपको आईयूपीएसी बताना है। तो आईयूपीएसी लिख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे और इससे पहले इस नंबर को दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा हेक्स, हेक्सा। अमोनिया को क्या बोलते हैं, अमीन, हेक्सा अमीन। और यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम, हेक्सा अमीन क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो एक्स, ये यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज -3, इस पे +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, क्लोराइड आइन है, दैट इज क्लोराइड। तो ये नाम हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, या ये हो जाएगा हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज स्टेट ऑफ CO प्लस इन दिस कंपाउंड, आपको CO प्लस का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है। सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा बेटा, +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar3d7 4s2। ये तो इसका ग्राउंड स्टेट था। अब हम अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितना आ जाएगा, यहां से 2 निकाल दीजिए, यहां से 1 निकाल दीजिए, तो आएगा आपका Ar3d6, राइट, Ar3d6। यहां से आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये D है आपका N-1d, राइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे आएगा आपका NS, यहाँ आएगा आपका NP, यहाँ आएगा आपका ND, आउटर डी जिसको बोलते हैं, राइट, दिस इज ND। अब आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा, इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले देखोगे कि अमोनिया +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 2 हमें वेकेंट मिल गए, हमारे पास लिगेंड कितना है 6, तो 6NH3 जो है वो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेंगे ऑर्बिटल्स के साथ, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, ये अपने लॉन पेयर को यहाँ इस ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ये अपने लॉन पेयर को इस ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, दिस वन इसको ऑक्यूपाई करेगा और ये वाला इसमें करेगा। अब यहाँ से जितने ऑर्बिटल्स को हमने यूज किया है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जितने ऑर्बिटल्स को आपने यूज किया है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन। आपने डी यूज किए हैं, ये N-D वाले 2, तो हो जाएगा D2। एक S का यूज किया है और P के हमने तीनों यूज किए हैं, तो यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आएगी दैट इज sp2, वो D2sp3, D2sp3। देख लीजिए यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा दिस इज D2sp3। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, D2sp3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, D2sp3। तो आपको इस तरीके से निकालना आना चाहिए। इस बार जैसे ये पूछा है आपसे, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये इंपॉर्टेंट करा रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ये कंपाउंड है, इसने आपसे क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन, तो हो सकता है इसकी जगह दूसरा कंपाउंड आके जो इसका जो मेथड है ना निकालने का वो सेम रहेगा आपका, है ना। इसलिए आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या याद करनी है, एक तो इसका क्या नंबर, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, किस तरीके से हम लिगेंड्स की फिलिंग करते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलैक्टिक, क्या होता है बेटा होमोलैक्टिक कॉन्सेप्ट, देखिए होमोलैक्टिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ सेम लिगेंड, नंबर नहीं, सेम लिगेंड, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, नंबर नहीं बोलेंगे, सेम लिगेंड्स होने चाहिए, सारे के सारे ऑल द लिगेंड्स आर सेम, ऐसे बोल सकते हो आप।
ऑल द लिगेंड्स आर सेम, यहाँ पे बोलोगे आप ऑल द लिगेंड्स आर सेम, सारे लिगेंड्स आपके सेम होने चाहिए। अच्छा, जैसे होमोलेप्टिक है ऐसे एक हेट्रोलेप्टिक भी होता है। हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। क्या बोल सकते हैं हम, हेट्रो का मतलब होता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो यहां से आप देख सकते हो हेट्रोलेप्टिक मतलब डिफरेंट होंगे, होमोलेप्टिक मतलब सेम होंगे आपके, है ना, सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे। तो देख लीजिए आपके सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स किसमें, देखिए इसमें CN5 है और ये भी डिफरेंट है, इसमें Cl2NH3 ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सिर्फ एक एग्जांपल आपका ऐसा है जिसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, सेम है। तो यहां से आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद Cl2 इन FeCl3। देखिए क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बेंजीन की रिएक्शन में Cl2 FeCl3 से करा दो तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे करानी है मुझे, Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता था यहाँ पे ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से Cl प्लस जाके अटैक करेगा। तो Cl प्लस जब जाके अटैक करेगा, यहाँ पे बेंजीन की बात करिए, बिल्कुल बेंजीन की बात करिए तो देखिए मुझे बेंजीन, यहाँ पे एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपसे यही प्रोडक्ट पूछा है कि कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, तो कौन सा है ये, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पूछा है यहाँ पे आपसे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म। मैंने आपको बहुत डिटेल में SN1 SN2 समझाया हुआ है। इससे पहला जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया था उसमें मैंने इन दोनों की, SN1 की भी और SN2 की जो मैकेनिज्म है ना, वो आपको यहाँ पे रिवाइज करवाई थी। तो आप जो मैंने आपको करवाया ना उसको एक बार आप देख के जरूर जाना एग्जाम में, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए ये 2-3 वीडियोज, सारी देख के जाना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे समझा रखा है। एल्किल हैलाइड SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना बेटा, SN1 में वो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये आपका SN1 का है। और SN2 का भी ऑर्डर आप यहाँ से जान लीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट। तो ये दोनों ही ऑर्डर हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, ये दोनों ही ऑर्डर आपको लर्न होने चाहिए। तो हमसे पूछा इस बार SN1 और SN1 का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री देन मिथाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री देन मिथाइल। Yes, the dehydration of ethanol using concentrate H2SO4 at 443 Kelvin, 443 केल्विन पे आपसे पूछा है कि अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड से कराते हैं तो बेटा यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है कि 443 पे अगर कराओगे तो क्या बनेगी, अल्कीन। और यहीं पे आप 413 पे कराओगे केल्विन पे सेम रिएक्शन, तो यहां से मिलेगा आपको ईथर। इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का खेला है जो भी है इसके अंदर, किसका खेला है, टेम्परेचर का, ध्यान रखना। 413 पे ईथर का फॉर्मेशन होगा और 443 पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 443 पे पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ये बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इथीन का फॉर्मेशन होगा इसमें, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन, इथीन का फॉर्मेशन होगा, राइट। नेक्स्ट, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव, फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन वाटर के साथ, दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर Br2 H2O, क्या बनता है बेटा, ये बनता है आपका। जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है तो आपके 2 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम है आपका
2,4,6 ट्राई नाइट्रो, सॉरी, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये आपका नाम हो जाएगा। तो देख लीजिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन? कौन कौन से टेस्ट यूज करते थे? फैलिंग टेस्ट, टॉलिन टेस्ट, दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। किसके? फैलिंग भी कर सकते हैं और आपका टॉलिन्स भी कर सकते हैं। तो दोनों ही हम टेस्ट यूज करते हैं। किसके लिए? डिस्टिंग्विश के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म। देखिए एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH प्लस में यहां से रिएक्शन करा दी PCl5, जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती थी सेम होगी। ऐसे बनेगा CH3COOCl, राइट? ये बनेगा आपका। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। विच कंपाउंड डज नॉट अंडरगो द डाइएजोटाइजेशन? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें डाइएजोटाइजेशन नहीं होता? डाइएजोटाइजेशन नहीं होता। तो बेंजाइल अमीन के अंदर डाइएजोटाइजेशन नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि बेंजाइल अमीन क्या होता है आपका? दिस इज बेंजाइल अमीन, CH2NH2। यहाँ पे बेटा रेजोनेंस खत्म हो चुका है CH2 कार्बन की वजह से, तो यहाँ पे आपका क्या नहीं होगा? डाइएजोटाइजेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। The reaction of aniline with concentrate HNO3 and concentrate H2SO4, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एनिलीन की रिएक्शन करानी है, एनिलीन की रिएक्शन करानी है। किसके साथ करानी है बेटा? कंसंट्रेट HNO2 3, सॉरी, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? नाइट्रेशन एजेंट। एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा। यहाँ पे भी एनओ2 लग जाएगा, राइट? तो यहाँ से आपका मेटा नाइट्रो और एक मेटा भी मिलेगा। इसमें मेटा भी मिलता है, ध्यान रखना। इसके केस में हमें मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। तो पैरा और तो मेटा बोथ ABC। तो यहाँ पे मेजर पूछा है आपसे, मेजर, मेजर इसके केस में बेटा ध्यान रखना, ये मेजर ही बता रखा है यहाँ पे। मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा नाइट्रो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनते तीनों हैं लेकिन मेजर ये बनता है। यस, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन की जो बिल्डिंग तैयार करते हैं हम, प्रोटीन्स को जो बनाते हैं उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉकिंग जो होती है उसके अंदर सब किससे बनाते हैं? वो बनाते हैं अमाइनो एसिड से। किससे बनाते हैं बेटा? अमाइनो एसिड से बनाते हैं। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, आप सबको पता है डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको याद रखनी है। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल याद कर लीजिए, बाकी की सब वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल अगर याद रखेंगे तो बाकी सारी वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल याद रखो, एडेक, एडेक इज द फैट सॉल्युबल। इसके अलावा जो है वो कैसी है? वाटर सॉल्युबल। तो देखिए ए, डी एंड के, दिस इज द फैट सॉल्युबल। आपसे पूछा गया है वाटर सॉल्युबल। तो एडेक जो होता है, जैसे हेडेक होता है ऐसे आप एडेक को याद रख सकते हो। तो एडेक जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, बाकी की सब क्या कैसी होती है? वो सॉरी, ये फैट सॉल्युबल होती है, बाकी सब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं आपके एंजाइम्स? प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, लिपिड्स नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड नहीं होते। एंजाइम्स क्या होते हैं आपके? प्रोटीन। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। द qualitative property used to determine the molar mass of solute by measuring the elevation। अच्छा, जब भी आपसे कोई ऐसी qualitative property जो molar mass of the solute बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है? मोलर मास। और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हम कैलकुलेट करते हैं ना, उस किस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर से कर सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर से कर सकते हैं। The rate of reaction increase with an increase in the temperature because the number of molecules with energy equal to greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बाद जो एनर्जी है ना, वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी से वो क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज, अभी बताया था आपको कितना होता है, 0। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ठीक है, कैसे निकालते हैं, x Cn माइनस, एक Cn पे -1 तो 6Cn पे -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3। तो अगर आप इसको ऐसे ले जाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका +3, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से +3, राइट। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स फिनॉल। याद रखना कौन सा कंपाउंड बनता है यहाँ पे, फिनॉल। और इस रिएक्शन का क्या नाम है बेटा, दाउज प्रोसेस। रिएक्शन का नाम क्या है, दाउज प्रोसेस। The dehydration of ethanol using the concentrated sulfuric acid at 443, अभी बताया था। 443 पे किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का। और 413 पे किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का। Aldehyde and ketone undergo nucleophilic addition reaction due to the presence of carbonyl group, due to the presence of carbonyl group। ये जो ग्रुप होता है ना बेटा आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस ग्रुप की वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। The diazotization salt of aromatic amine are more stable than those of the aliphatic amine due to resonance। आपको पता है डायजोटाइजेशन का जो सॉल्ट होता है एरोमेटिक अमीन, उसमें रेजोनेंस होता है। एलिफेटिक के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये वाला हमारा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। The primary structure of protein is determined by the sequence of amino acids। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। यस, the enzyme that catalyze the conversion of glucose to ethanol during fermentation। आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम इसमें यूज करते हैं हम, किसमें, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो जाइमेज एंजाइम का यूज करते हैं हम। किसका करते हैं, जाइमेज एंजाइम का। यहां से आपके स्टार्ट होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है इज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट रिटेन द सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन। ये कहने का मतलब सिंपल सा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे वाटर और अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो अलग अलग है। अब यहाँ पे मैंने जैसे इथेनॉल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल, राइट। इसका इंडिविजुअली अगर निकालोगे तो अलग आएगा, इसका इंडिविजुअली अलग निकालोगे, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इक्वल हो जाता है। ऐसे मिक्सचर, ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कांस्टेंट होता है, उनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन। मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, राइट। यही तो है, ये रेट लॉ है। इस रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट की जो पावर में लगा होता है ना वो क्या होता है बेटा, ऑर्डर होता है। यही बोला इसने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, इन दोनों का सम कर दो x प्लस वाई। ये क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो है। तो सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर है उनका सम ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नर्म्स इक्वेशन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्म्स इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो नर्म्स इक्वेशन आपको अभी बताई थी कि E इज इक्वल टू होता है E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। लॉग में यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट। इस तरीके से लिखते हैं, यही आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन एंड टर्म ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, कितना होता है बेटा, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एक सेकेंड,
व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? यस, कोऑर्डिनेशन पूछा, ऑक्सीडेशन नहीं पूछा, मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा ऑक्सीडेशन 6 कैसे हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 होता ही नहीं है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या पूछा है आपसे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, तो कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे? 6 लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। Why do aryl halide not undergo nucleophilic substitution reaction easily? Aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction easily because resonance hybridized partial double bond character of CX bond and lack of suitable leaving group due to the electron withdrawing effect of the benzene ring. देखिए क्या होता है एक्चुअल में, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए ये कह रहा है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की यहाँ पे बात करें तो ये क्लोरोबेंजीन है आपका, राइट, ये अरे हैलाइड है। आपको सबको पता है कि यहाँ पे हेलोजन के ऊपर क्या होता है? आपके लॉन पेयर्स होते हैं। इन लॉन पेयर की वजह से ये लॉन पेयर को डोनेट करता है इस तरीके से, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है इसकी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए तो ये बॉन्ड क्या हो गया आपका? ये बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है, अब ब्रेक नहीं होगा। दूसरा अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ से, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और ये बॉन्ड हो चुका है स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। इसीलिए इजीली नहीं देते। कैसे नहीं देते? इजीली नहीं देते ये रिएक्शन। अगर कोई ड्रास्टिक कंडीशन डाल दोगे, कुछ विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दोगे, तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। इजीली नहीं देता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction easily because resonance stabilize partial double bond characters of CX bond। CX bond के अंदर क्या आ जाते हैं आपके? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो कौन सा बनता है आपका? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज व्हाट? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी जानना है तो क्या हो जाएगा आपका? मिथेनल। क्या हो जाएगा बेटा? मिथेनल, राइट। आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज मिथेनल। What happened when aniline react with bromine water? अगर आप एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दोगे तो क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर से करा देती हूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ पे Br लग जाएगा आपका। कहाँ पे? एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, और यहाँ पे ये NH2 रहेगा। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। नेम द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। आपको शुगर का नाम बताना है जो आरएनए में प्रेजेंट होती है। आप सबको पता है डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। आरएनए में कौन सा शुगर होता है बेटा? राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। यस। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं? द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। कुछ नहीं होता, अमाइनो एसिड्स की जो अमाइनो एसिड्स है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड से वो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंकेज है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से अगर लिंकेज है, तो हम बना देंगे आपकी क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द हेनरीज लॉ? गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हेनरीज लॉ क्या कहता है बेटा? हेनरीज लॉ स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, समझिए आप बात को, कि यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, यहाँ पे एक लिक्विड है, राइट, यहाँ पे लिक्विड है आपका, ये कोई लिक्विड है, राइट, इसके अंदर कुछ मोल फ्रैक्शंस होंगे, और यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं इसके, इस जगह पे इसी लिक्विड के वेपर्स, राइट, इस जगह पे इस लिक्विड के वेपर्स है। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर आपको कोई गैस यहाँ पे फिल करानी है और उसकी सॉल्युबिलिटी इस जगह पे चेक करनी है, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस। कहने का मतलब कुछ नहीं है, एक लिक्विड में अगर आपको गैस को डिजोल्व करना है तो कैसे कर सकते हो? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उस गैस का अबव लिक्विड सरफेस, उतनी ज्यादा उस लिक्विड के अंदर गैस डिजोल्व हो जाती है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बीवरेजेस, कार्बोनेटेड बीवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लेते हो ना, उसके अंदर CO2 डिजोल्व की जाती है हाई प्रेशर पे।
तो जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं ना, उसको जब ढक्कन हटाते तो एकदम से गैस रिलीज होती है, उसका मतलब क्या है, वहां पे प्रेशर रिलीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर था तो सोल्यूबिलिटी थी, इंक्रीज थी उसके अंदर। तो यही हेनरीज लॉ है, जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे अबव द लिक्विड सरफेस, गैस उतनी ज्यादा उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। समझ गए आप? यहां से ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैसे निकालते थे मैथमेटिकल, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, के एच इंटू एच, राइट। कोई ए गैस है जिसको हमें डिजोल्व करना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, और यहां से डायरेक्टली के साइन को हटा के हमने एक हेनरीज कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, राइट। के इज द हेनरीज कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे, हेनरीज कांस्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, काफी बच्चे हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एंड मॉलिकुलरिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। सुन लेना बात को ध्यान से, मॉलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। एक एलिमेंट्री स्टेप, जैसे एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट पी, राइट। ये मैं बोलूं कि ये जो रिएक्शन है दिस इज एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऐसा हमने मान लिया है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए अगर मुझे मॉलिकुलरिटी लिखनी है, अगर मुझे इसकी मॉलिकुलरिटी लिखनी है तो मॉलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे वो होता है मॉलिकुलरिटी। यही बोला, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन इट ऑलवेज होल नंबर। समझ गए? तो यहाँ पे कितना रिएक्ट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो उसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2। अच्छा, मॉलिकुलरिटी डज नॉट एक्सीड बाई 3, 3 से ज्यादा मॉलिकुलरिटी नहीं हो सकती, या तो मॉलिकुलरिटी 1 होगी या मॉलिकुलरिटी 2 होगी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में आपको मॉलिकुलरिटी 3 भी बहुत रेयर केस में दिखाई देगी। तो मॉलिकुलरिटी या तो 1 होती है या फिर 2 होती है, ध्यान रखना है ना। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो होती है उसकी मॉलिकुलरिटी। और ऑर्डर क्या होता है मैम, ऑर्डर तो हमने अभी बताया था, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन, इट कैन जीरो, होल नंबर और अ फ्रैक्शन। याद रखना, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, होल नंबर और अ फ्रैक्शनल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है, आपका एक होल नंबर भी हो सकता है, और यहां से आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ध्यान रखना, 1.5, 2.5 इस तरीके की वैल्यू भी हो सकती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखो इस टाइप की हम एक सेल बनाते थे, मैं आपको याद दिलाती हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते थे, जहां पे हम एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते थे, दिस इज सॉल्ट, इन्वर्टेड यू इसको बोलते थे हम सॉल्ट ब्रिज। याद आ रहा है कुछ, सॉल्ट ब्रिज बोलते थे इसको, है ना। तो इसी का आपसे क्या पूछा है, यूज पूछा है, सिग्निफिकेंट पूछे, तो सिग्निफिकेंट बता दीजिए, द नंबर ऑफ सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, मतलब इन दोनों के अंदर जो आइंस फ्लो हो रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थोड़ी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, जिसको सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है, और अलाउ करता है माइग्रेशन ऑफ आइंस को, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इनटू हाफ सेल्स, कंप्लीट द सर्किट, ये सारी चीज करता है, अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है, माइग्रेशन ऑफ आयन को अलाउ करता है, मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, हाफ सेल के अंदर, 2 हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये हम यहाँ पे देखो किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है आपको, या तो आपको सिग्निफिकेंट पूछे या आपको रोल भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रोल्स है जो कि मालूम होने चाहिए, ये कुछ सिग्निफिकेंट है। व्हाट इज द चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। चिलेट इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा जो लिगेंड्स होता है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग के फॉर्मेशन कर लेते हैं, रिंग फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम चिलेशन, और इस इफेक्ट को हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। देखिए, द चिलेट इफेक्ट इज द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म अ रिंग विद द मेटल आयन। मैंने यही बोला आपको कि जब लिगेंड्स जो होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो कि रिंग फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वहां पे हमारा क्या होता है, एक तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और इस इफेक्ट को हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं, राइट।
जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो NiEN का होल 6, NiEN का होल, देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। Ni, यहाँ पे हमें रिंग बनानी है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 6, राइट, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे हमें रिंग फॉर्म करनी है तो EN की रिंग फॉर्म करनी है अपन को, EN हमारा लिगेंड, तो EN कैसे रिंग फॉर्म करता है, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से रिंग फॉर्म कर लेता है हमारा EN, इथीन डाई अमीन, राइट, इथाइलिन डाई अमीन, तो EN होता है। तो इस तरीके से हमारा रिंग फॉर्मेशन हो जाता है कंपाउंड में, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। मोर स्टेबल है आपका देन दिस कंपाउंड ड्यू टू द चिलेट इफेक्ट। ये जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है। आप यहाँ पे इसको बनाओ सेकेंड वाले को, तो Ni, इसमें कितने लगे हुए हैं NH3, 6 NH3 लगा दो। तो ये आपका बन गया ये वाला कंपाउंड। इन दोनों में से स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, दिस इज, ड्यू टू द चिलेट इफेक्ट। Yes. Why do aryl halide undergo electrophilic substitution reaction rather than nucleophilic substitution reaction? ये कह रहा है कि जो एरिल हेलाइड्स थे वो हमने अभी देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इजीली नहीं देता ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन ऑफ बेंजीन एंड हेलाइड ग्रुप, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ऐसा क्यों? तो एरिल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज CH bond is aryl halide has a partially double bond character due to resonance making it stronger and less reactive towards nucleophilic। ये towards nucleophilic क्या करते हैं, इसको लेस रिएक्टिव बनाता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक नहीं दे रहा तो क्या देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक तो देगा ना बेटा, कैसा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। Why phenol is more acidic than, why phenol is more acidic than alcohol? आप सबको पता है फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है आपका ये कंपाउंड, दिस इज फिनॉल, एंड अल्कोहल क्या होता है, दिस इज अल्कोहल। अगर मैं इस H प्लस आइन को यहाँ से रिलीज कराऊं, वो RO माइनस बनाऊं और यहाँ पे H प्लस आइन को ये बनाऊं, तो बेटा ये जो फिनॉक्साइड आइन है ना, दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी कम है, इस वजह से ये मोर एसिडिक होता है देन उसके अल्कोहल के। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज द फिनॉक्साइड आइन फॉर्म्ड आफ्टर द लूजिंग द प्रोटॉन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यही तो बोला मैंने, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है फिनॉक्साइड आइन। In contrast, the alkoxide ion formed from the alcohol does not have resonance stabilization। इस वजह से ऐसा होता है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे कराए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझाया है हमने। एक क्वेश्चन को करते टाइम बहुत सारी चीजों को सीखा है। आप इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए, तैयारी करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।